नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी है और बहुत ही जुल्म होने वाले एक औरत के ऊपर है। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। दोस्तों, ये कहानी है गीता नामक महिला की। दोस्तों, गीता की 2 साल पहले सुमित नाम के आदमी से शादी हो जाती है। दोस्तों, गीता और सुमित की जोड़ी लाखों में एक होती है। लेकिन दोस्तों, इसी में एक बहुत बड़ी दरार थी और वो दरार थी दहेज की। दोस्तों, शादी तय होने के वक़्त सुमित के पिताजी गीता के पिताजी से 5 लाख रुपयों की माँग करते हैं। लेकिन उस वक़्त गीता के पिताजी सुमित के पिताजी को कहते हैं कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूँगा। मगर दोस्तों, जब शादी हो जाती है, सब रीति-रिवाज हो जाते हैं, उसके बाद सुमित के पिताजी गीता के पिताजी को कहते हैं कि आपने तो मुझसे वादा किया था 5 लाख रुपए का और आप ये क्या दे रहे हैं? सिर्फ़ 2 लाख रुपए? तो दोस्तों, उसी बीच उन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिश्तेदार होने की वजह से उन्हें कैसे भी समझा-बुझा शादी की जो रस्म होती है वो अच्छे से संपन्न हो जाती है और गीता अपने ससुराल आ जाती है। जब गीता अपने ससुराल आ जाती है तो 1-2 महीने तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से उसके ससुराल वाले व्यवहार करते हैं। मगर उसके बाद गीता के साथ बहुत ही ज़ुल्म होने लगता है। अब सुमित भी उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, क्योंकि सुमित को उसके माता-पिता भड़का देते हैं गीता के खिलाफ। उसे याद दिलाते हैं कि तेरे ससुर ने हमें 5 लाख दहेज देने का वादा किया था, लेकिन उसने हमें 2 लाख रुपए दिए, इसका मतलब हम क्या समझे? अब तेरा काम है अपने बीवी के पीछे लगना और उसे उसके मायके भेजकर वो जो 3 लाख रुपए की बाकी रकम है, उसे वापस लाना। दोस्तों, पहले तो सुमित भी मना कर देता है, लेकिन सुमित के ऊपर घरवाले इतना उसे प्रेशर देते, इतना उसे समझाते, इतना उसे मतलब उसे भी परेशान कर देते हैं। अब वो रोज़-रोज़ की परेशानी को बर्दाश्त तो नहीं कर पाता। अब माता-पिता का कहा भी उसे मानना ज़रूरी था। तो इसीलिए सुमित भी गीता के पीछे पड़ जाता है कि जाओ और तुम्हारे पिताजी से जो 3 लाख रुपए हमारे बाकी है दहेज के, वो लेकर आओ। लेकिन गीता सुमित को समझाने लग जाती है। वो बताती है कि मेरे पिताजी तो एक मामूली से मैकेनिक है। उनकी इतनी कमाई भी नहीं है कि वो तुम्हें 3 लाख रुपए का जुगाड़ करके दे दें। उन्होंने जो 2 लाख रुपए तुम्हारे घरवालों को दिए थे दहेज के तौर पर, वो भी बहुत मुश्किल से जुटा कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, सुमित गीता की एक बात भी नहीं मानता और वो गीता को डराता है, धमकाता है कि कैसे भी करके कल तुम अपने मायके जाऊँगी और अपने पिताजी से 3 लाख रुपए लेकर ही आऊँगी। अगर तुम 3 लाख रुपए नहीं लाती हो, तो तुम्हें वहीं रहना होगा। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने माता-पिता के रोज़-रोज़ के ताने नहीं सुन सकता। दोस्तों, अब इसके बाद गीता परेशान हो जाती है। अब वो उसके पास अपने मायके जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। और फिर जब दूसरे दिन गीता जाने लग जाती है, तो गीता की सास उसे रोककर उसके कान में कहती है, "देखो, अब तुम तो मायके जा रही हो, पर बिना पैसों के अपनी ये शक्ल नहीं दिखाना।" और उसके बाद गीता अपने मायके चली आती है। अब गीता मायके चली आती है, तो गीता की माँ, पिताजी खुश हो जाते हैं, अपने बच्ची को देखकर। पर दोस्तों, जैसे गीता अपने माँ के पास जाती है, तो सीधा उसके आँसू निकल आते हैं और फूट-फूट कर वो अपने माँ के कंधों पर सर रख कर रोने लग जाती है। तभी गीता की माताजी और पिताजी समझ जाते हैं कि हमारी बच्ची अपने ससुराल में खुश नहीं है। क्योंकि अगर वो खुश होती, तो वो अपने ससुराल के किस्से सुनाती, लेकिन वो तो आते ही रोने लगी, इसका मतलब क्या हो सकता है? तभी गीता की माँ उसे अपने पास बिठाती है और उसके आँसू पोंछते हुए कहती है, "बताओ बेटी,
घबरा मत, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या परेशानी है। तब गीता अपने मायके वालों की सारी हकीकत खोलकर अपने माँ बाप के सामने रख देती है। यह बात सुनकर गीता का पिता हैरान होकर रह जाता है। वो एक एक मूर्ति की तरह जम जाता है। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब वो सोचने लगता है कि 3 लाख रुपए की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। अब इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से जुटाऊंगा। मैं ठहरा एक साधारण सा मोटर मैकेनिक। मेरी इतनी इनकम भी नहीं है और ना ही मेरे पास कोई खेती बाड़ी है जिसे मैं बेचकर तुम्हारे दहेज के पैसे अदा कर सकूं। तो दोस्तों गीता का पिता भी हैरान हो जाता है और उसकी माता भी। अब वो क्या करे और क्या ना करे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी गीता का पिता अपने उस दामाद को फ़ोन लगाता है और कहता है, दामाद जी आप ऐसा मेरे बेटी के साथ क्यों कर रहे हैं? सिर्फ़ पैसे के खातिर आप उसे अपने घर से निकाल कर मायके भेज रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन गीता का पति भी उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करता। गीता का पति कहता है गीता के पिताजी से कि आपने जो वादा किया था, अब उसे तो आपको निभाना ही होगा। अब ये आपकी समस्या है कि आप उसे कैसे निभा सकते हैं। अगर आपकी औकात नहीं थी 5 लाख रुपए देने की, तो क्यों मेरे माता-पिता से आपने वादा किया था? अगर आप में हिम्मत नहीं थी तो आपने झूठ क्यों बोला? आपके एक झूठ से उन्होंने मेरा भी जीना मुश्किल कर दिया है और मेरे पत्नी का भी मुश्किल कर दिया है जीना। अब आप बताइए, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये आपकी समस्या है, अब आप देखिए आपको आगे क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि वो ससुराल में आकर रहे, तो आपको 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त किस तरह से भी करना ही होगा। तभी आप अपने बेटी को भेज दीजिए, वरना उसे यहाँ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस तरह की बातें सुनकर गीता का पिता और भी परेशान हो जाता है। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों तभी गीता का पिताजी अपने गांव के मुखिया के पास जाता है, यानी कि सरपंच के पास जाता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। दोस्तों सरपंच जब गीता की कहानी सुनता है तो उसे भी बहुत दुख होता है और वो भी बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो भी गीता के ससुराल वालों से फ़ोन पर बात करता है, लेकिन गीता के ससुराल वाले इतने गए गुज़रे इंसान थे कि वो सरपंच को ही बु उल्टा-सीधा बोल देते हैं, तो सरपंच भी हैरान हो जाता है। तभी सरपंच अपने पास ही के पुलिस थाने में गीता के पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज के बारे में शिकायत कर देता है। दोस्तों दोस्तों दूसरे दिन एक पुलिस वाला गीता को अपने साथ लेकर उसके ससुराल चला जाता है और उसके परिवार वालों को समझाता है कि देखो, अगर आज के बाद तुमने इस लड़की को परेशान किया या डराया, धमकाया, मारा, पीटा, तो आपके ऊपर केस बन सकती है और आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो दोस्तों उसके बाद गीता के घरवाले यानी कि गीता के ससुराल वाले अब परेशानी में आ गए थे। अब उन्हें चाहिए था गीता से किस तरह से भी छुटकारा। अब तो वो ना गीता को मार सकते थे, ना उसे डरा-धमका सकते थे, क्योंकि अगर गीता को सर्दी-बुखार भी आ जाता, तो उनको जेल की हवा खानी पड़ सकती थी। अब वो रोज़ नई-नई तरकीबें निकालने लग जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन गीता का ससुर एक अपने मोहल्ले से जाते हुए सपेरे को देखता है और तभी उसके दिमाग का लाइट जलने लग जाता है। उसके दिमाग में एक ऐसा शातिर प्लान आता है कि वो उसे लगता है कि ये मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा और उसके बाद वो तुरंत ही अपने पत्नी के पास जाता है, यानी गीता के सास के पास जाता है और उसके कान में पूरा प्लान बक देता है। जब गीता की सास ये प्लान सुनती है, तो उसे भी लगता है कि ये हमारा प्लान जो है, ये ज़रूर सक्सेसफुल होगा, ज़रूर हम इसमें कामयाब होंगे। और फिर दोस्तों, उसके दूसरे दिन गीता का ससुर उस सपेरे के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन-सा ज़हरीला साँप है, जो काटने से इंसान 5 मिनट के अंदर ही मर जाए, मतलब उसका जगह पर ही काम तमाम हो जाए। उसके बाद वो सपेरा कहता है, लेकिन आपको इसके बारे में क्यों जानकारी चाहिए? आप आखिर करना क्या चाहते हैं? तब गीता का ससुर उसे कहता है, "अरे कुछ नहीं, वो क्या है कि हमें थोड़ा-सा काम है, तुम इसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा पैसा कितना होगा ये बताओ।"
तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। अब सपेरा भी क्या था, उसका भी कुछ बिज़नेस पानी अच्छे से नहीं चल रहा था, अब वो भी मंदी में था, इसीलिए वो कहता है ठीक है, मेरे पास है एक ऐसा ज़हरीला साँप जिससे कि आदमी का 5 मिनट में काम तमाम हो सकता है। तभी गीता का ससुर कहता है कि इसके क्या कितने पैसे देने होंगे? तब वो कहता है इसके ज़्यादा नहीं, 2 ढाई हज़ार तक आपको देने होंगे। तब गीता का ससुर कहता है ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस साँप को ऐसी जगह लाना होगा जहाँ मैं बताऊँगा। तो उसके बाद उसे वो 2000 रुपए तो दे देता है गीता का ससुर, और फिर वो सफेरा ठीक तीसरे दिन गीता के घर पर आता है। दोस्तों, अब गीता और उसके पति में तो झगड़ा चल रहा था, इसीलिए गीता को एक अलग कमरा दिया था और गीता उसी कमरे में सो रही थी, क्योंकि गीता के सास-ससुर नहीं चाहते थे कि वो दोनों एक हो जाए और वो दोनों एक साथ एक कमरे में रहे। उन दोनों में गीता के सास-ससुर ने दूरी पैदा करना शुरू कर दिया था, और उसके पति का भी दिल, उसके पति का भी दिमाग उन्होंने खराब कर दिया था। तो इसीलिए गीता अलग कमरे में सो रही थी। और फिर दोस्तों, रात के करीबन 12-1 बजे का समय हो जाता है, और फिर वो सपेरा और गीता का ससुर दोनों रात के वक़्त वहाँ पर आते हैं। जब वो गीता के कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं, तो गीता का ससुर देखता है कि गीता अभी जाग रही है या सो रही है। तो फिर गीता का ससुर खिड़की के एक बारीक से होल में से देखता है अंदर, तो उसे दिखाई देता है कि गीता तो गहरी नींद में सो रही है। और फिर दोस्तों उसके बाद गीता का ससुर सपेरे से कहता है कि अब चलो, अब तुम्हारा काम शुरू कर दो। दोस्तों उसके बाद धीरे से गीता का ससुर खिड़की का दरवाज़ा खोल देता है, थोड़ा-सा साँप को जाने के लिए, और फिर उसके बाद वो सपेरा जो है, उसके पास जो टोकरी थी वो ज़हरीले साँप की, वो टोकरी का ढक्कन खोल देता है और उसके अंदर से वो साँप निकाल कर उस खिड़की की ओर रख देता है, और उसके बाद वो साँप अंदर की ओर चला जाता है, और फिर वो दोनों खिड़की बंद करते हैं और वहाँ से 9-2 11 हो जाते हैं। अब गीता का ससुर खुश हो जाता है कि अब उसे लगता है कि सवेरे तक तो गीता का काम तमाम हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि गीता को ऐसा-ऐसी हत्या की गई है। सभी को लगेगा कि जंगली जानवर है, घुसा होगा किस तरह से, और इस वजह से गीता की मौत हो गई। और वो रात के समय अपने बेटे के पास और पत्नी के पास आता है और उन दोनों को भी बताता है। लेकिन दोस्तों, जब ये बात सुमित को पता चलती है, गीता के पति को पता चलती है, तो वो थोड़ा-सा नाराज़ हो जाता है। लेकिन वो क्या करता है, वो अपने माता-पिता से बहुत डर जाता है, इसीलिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को उन्हें बता नहीं पाता। वो उनको बोल पा वो उनसे कहना चाहता था कि आप दोनों जो कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। पर दोस्तों, अब वो कुछ बोल नहीं सकता था। और फिर दोस्तों, वो दोनों रात में जल्दी सोते नहीं। गीता के सास-ससुर जो है, वो रात में जल्दी नहीं सोते। फिर उसके बाद वो दिन निकलने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। फिर दोस्तों जैसे-तैसे 7-8 का समय हो जाता है, और फिर उसके बाद गीता उठकर आँगन में झाड़ू लगाते हुए उनको दिख जाती है। दोस्तों, जब ये गीता गीता के ससुर को दिख जाती है उसके सामने झाड़ू लगाते हुए, तो वो हैरान हो जाता है। वो तो कहता है कि इसका काम अभी तक तमाम होना चाहिए था, ये तो काम कर रही है। और फिर उसके बाद वो गीता के कमरे में जाकर देखता है। वो देखता है कि दरवाज़े के कोने में ही साँप मरा पड़ा था। तभी वो गीता के पास जाता है और गीता से कहता है, "गीता, ये साँप तुम्हारे कमरे में कैसे आ गया?" तो गीता कहती है, "ससुर जी, मुझे नहीं पता, रात के वक़्त ये साँप मेरे कमरे में कहाँ से आ गया। लेकिन जब मैं रात के समय उठी, तो मेरा पैर उसके ऊपर गिरने ही वाला था, तो मैंने उसको देख लिया और तुरंत ही अपना घर का झाड़ू उठाकर और उसे झाड़ू से पीट दिया। इस वजह से वो साँप जगह पर ही मर गया।" दोस्तों, उसके बाद गीता का जो ससुर होता है वो हैरान हो जाता है। अब उसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि गलती तो उसी की थी, इसलिए वो ज़्यादा जाँच-पड़ताल नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपनी बीवी को भी ये बात बताता है, तो बीवी भी हैरान होकर रह जाती है। अब वो तो परेशान हो ही गए थे, अब उनको लगता है कि इसको रास्ते से हटाए तो हटाए कैसे? इतना ज़हरीला साँप होकर भी
गीता का कुछ नहीं कर सका। तो दोस्तों अब वो तो परेशान हो जाते हैं और उसके बाद उनकी दिमाग की जो गति है और तेज़ दौड़ने लग जाती है। अब वो सोचते हैं कि एक सांप से अगर कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम हम 4-5 सांप तो छोड़ ही सकते हैं। शायद एक सांप तो हमारे काम आ सकता है, जो गीता की जान ले सकता है। तो दोस्तों गीता का ससुर वापस से उस सपेरे के पास जाता है और उसे बोलता है, भाई तुमने जो सांप दिया था, उसने तो काम नहीं किया लेकिन खुद ही इस दुनिया से चला गया। तो वो सपेरा कहता है, फिर आप मुझसे आप क्या चाहते हैं? वो कहता है कि मुझे अब 1 सांप नहीं, कम से कम ऐसे ज़हरीले 4-5 सांप चाहिए। वो उसकी तरफ एकटक देखने लगता है हैरानी से। अभी 4-5 सांप की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? वो बोलता है, तुम ज़्यादा सवाल-जवाब मत करो, जितना कह रहा हूँ उतना काम करो। तो गीता का ससुर कहता है कि अब 4-5 सांप के तुम कितने पैसे लोगे? वो कहता है कि ज़्यादा नहीं, 5-6 हज़ार लग जाएँगे। फिर उसे वही कहानी दोहराता है और उसे बोलता है कि जहाँ मैं कहूँगा वहाँ तुमको वो सांप लेकर आने हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद उसी वक़्त और उसी टाइम के बीच में वो दोनों गीता के कमरे के बाहर चले जाते हैं और वहाँ खड़े रहकर वो दोनों देखते हैं कि गीता सो रही है कि नहीं है। और फिर उसके बाद उसी तरह से वो खिड़की का दरवाज़ा खोलते हैं और उसमें वो 4-5 साँप वो सपेरा छोड़ देता है। वो 4-5 साँप अंदर घुसने के बाद वो दोनों वो खिड़की लगा देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब गीता का ससुर अपने बेटे को अपने कमरे में नहीं देखता, तब वो हैरान हो जाता है। अब वो तभी सोच लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। गीता शायद ही अपने कमरे में हो सकती है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसके गीता के जो खटिया पर उन्होंने देखा था जब वो साँप छोड़ने से पहले कि गीता सो रही है कि नहीं है, तो उसके पहले गीता के जो अपना ये बाकड़ा था, उसके ऊपर शायद उसने कुछ तकिए-बिकिए रखे होंगे या कुछ रखा होगा, जैसा आदमी अपन जैसा करते नहीं है आदमी सुलाने जैसा, शायद वैसा किया होगा। तब उसके दिमाग की घंटी बजने लग जाती। फिर उसके बाद वो और परेशान हो जाता है। फिर वो देखता है कि गीता और फिर एक बार वो जाकर उस कमरे में देखने की कोशिश करता है, तो उसका शक सही था। उस खटिए पर खाली तकिए पड़े थे, गीता का नामो-निशान उस कमरे में नहीं था। इसका मतलब ये था कि सुमित गीता को लेकर कहीं और जगह सोने के लिए चला गया। अब वो साँपों का ठेला तो गीता के कमरे में होता है, अब उसके पास अब दूसरा कोई चारा भी नहीं था और ना ही वो चिल्ला अगर शायद वो चिल्लाता, तो शायद गाँव वालों के लोग जाग जाते और उन्हें सारी हकीकत पता चल जाती। इसलिए वो नहीं चिल्लाता है और डरा हुआ ही अपने बीबी के पास जाकर बैठ जाता है। अब दोस्तों वो खूंखार साँप थे, ज़हरीले साँप थे। उसमें से एक साँप पता नहीं कैसे उनके खटिया के नीचे आके दिख जाता है। उन्हें दिखता है कि उनके खटिया के नीचे साँप है। दोस्तों जैसे ही सुमित की माँ यानी कि गीता की सास साँप को देखती है, तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों जैसे-तैसे गीता का ससुर उस साँप को मार देता है और उसे बाहर फेंक देता है और अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने ही यह साँप लाकर गीता के कमरे में छोड़े थे और इसी वजह से एक साँप हमारे कमरे में आकर घुस गया। तो दोस्तों तभी गीता के ससुर को अकल आ जाती है कि हमने तो गीता के लिए गड्ढा खोदा था और हम ही उसमें गिरने वाले थे, लेकिन नसीब अच्छा था कि हम दोनों बच गए, नहीं तो गीता की जगह आज हमारी मौत होती। तो दोस्तों इसके बाद गीता के ससुर को अपने गलती का पश्चाताप हो जाता है और फिर वो दूसरे दिन गीता से अपनी गलती की और अपने जितने भी उन्होंने जुल्म किए थे गीता के ऊपर, उसकी सबकी माफ़ी माँगता है और अपने बेटे से भी कहता है कि हमने आज तक जो किया वो सब गलत था। गीता का ससुर कहता है कि मैं अब समझ चुका हूँ कि अपनी गलती की सज़ा हमें ही भुगतनी पड़ती है। दोस्तों उसके बाद से गीता के सास-ससुर उसे कभी परेशान नहीं करते। दोस्तों साँप का क्या हुआ? आप वो यही जानना चाहते होंगे कि जो साँप गीता के कमरे में छोड़े थे, तो गीता के ससुर ने वैसे ही दूसरे दिन वो सपेरे के पास जाकर उसके हाथों से ही वो साँप वापस से पकड़वा लिए थे और वो सपेरा वो साँप लेकर गया। दोस्तों इसके बाद से गीता अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी से जीने लग जाती है। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं गीता की ज़िंदगी को सुधारने में
अपने सास का अहम रोल था। अगर ये सांप की तरकीब उसके सास-ससुर ना चलाते तो शायद ही गीता को ज़िंदगी भर ताने मिल जाते, या शायद गीता का वो किसी दूसरे तरीके से काम तमाम कर सकते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की दर्द भरी कहानी, एक सच्ची घटना सुनकर बहुत ही आपका एंटरटेनमेंट हुआ होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपका थोड़ा-सा भी मनोरंजन हुआ होगा, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी एक दर्द भरी और सच्ची घटना की कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।